वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अखिलेश कुमार पुनः उपस्थित हूँ आपके साथ केमिस्ट्री के एक छोटे से टॉपिक के साथ, जिसमें हम सीखेंगे सजातीय श्रेणी के बारे में। ये सजातीय श्रेणी क्या होती है? हम डिफरेंट टाइप्स की सजातीय श्रेणी के बारे में बात करते हैं। उसे हम जानेंगे क्या है सजातीय श्रेणी। तो आइए बात करते हैं। सजातीय श्रेणी या जिसे हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, होमो मीन्स होता है सेम, लॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज यानी कि एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक ही प्रकार के यौगिक रखे जाएंगे। डेफिनेशन में क्या है? जब एक ही क्रियात्मक समूह से भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हों। फंक्शनल ग्रुप जिसे हम क्रियात्मक समूह कह रहे हैं वो एक ही होगा, लेकिन उसके साथ डिफरेंट एल्किल समूह जुड़े होंगे। अगर भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार जो हमें यौगिकों की श्रेणी मिलती है उसे ही हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। डेफिनेशन में क्या कहा गया? एक ही क्रियात्मक समूह होना चाहिए और उससे कई प्रकार के अगर एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों तो इस तरह के जो सीरीज हमें मिलती है यौगिकों की उसे ही हम होमोलॉगस सीरीज या सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे अम्ल श्रेणी, एल्डिहाइड श्रेणी, एस्टर श्रेणी, एनहाइड्राइड श्रेणी, एमीन श्रेणी, एमिनो एसिड श्रेणी, कई तरह की श्रेणीज हैं। हम उन सब के बारे में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर अम्ल श्रेणी और एल्डिहाइड श्रेणी के रूप में लिख दिया गया है। अब सजातीय श्रेणी की बात तो क्लियर हो गई कि सजातीय श्रेणी का मतलब है कि अगर भिन्न भिन्न एल्किल मूलक एक ही क्रियात्मक समूह से जुड़े हों तो ऐसी हमें जो यौगिकों की श्रेणी मिलती है तो उसे ही हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। और लक्षण क्या है? लक्षण जरा बात करते हैं। लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो सजातीय श्रेणी की होती है उसके बारे में क्या है? लक्षण में पहला पॉइंट लिखा गया कि हम अगर कोई भी सजातीय श्रेणी होगी तो उसे एक निर्धारित सूत्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी जो भी सजातीय श्रेणी है उस सजातीय श्रेणी को हम एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और उस संबंधित सूत्र से हम सारे यौगिकों को डिनोट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है? किसी भी सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों का अंतर हमेशा CH2 आएगा। यानी कि अगर हम सामान्य सूत्र को रखें उससे दो यौगिक प्राप्त करें, किसी भी सामान्य सूत्र को रखें और उससे हम दो लगातार श्रेणी के यौगिक प्राप्त करें तो और दोनों का अंतर अगर हम निकालें तो उनमें जो अंतर मिलेगा वो CH2 होगा। CH2 का अंतर क्रमागत श्रेणी के सदस्यों में देखने को मिलेगा। सदस्यों में अणुभार वृद्धि के साथ साथ अणुसंख्य गुणधर्मों में भी वृद्धि होती जाती है। मतलब अगर हमने सामान्य सूत्र से उस यौगिक को प्रदर्शित किया है तो उस सूत्र में जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से उनके अणुभार में वृद्धि होगी और जब अणुभार में वृद्धि होगी तो उनके अणुसंख्य गुणधर्मों में भी वृद्धि होगी। अणुसंख्य गुणधर्म क्लास 12th में एक चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। और लास्ट अंतिम पॉइंट दे रखा है, सजातीय श्रेणी के अधिकतर सदस्यों को किन्हीं सामान्य विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब जो भी उस श्रेणी का यौगिक है उस लगभग सारे तो नहीं कह सकते लेकिन अधिकतर यौगिकों को हम एक सामान्य विधि के द्वारा बना सकते हैं। अब एक सामान्य विधि के द्वारा कैसे बना सकते हैं? जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, CH3COONA, इसको अगर हमने गर्म किया NaOH के साथ, NaOH के साथ गर्म किया कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा CH4 प्लस Na2CO3। ये तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सोडियम एसीटेट था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसे गर्म किया गया तो हमें जो मिला है वो मिला मेथेन। ये मेथेन मिला और सोडियम कार्बोनेट मिल गया। तो इस विधि के द्वारा अगर हम और भी अगर कंपाउंड प्राप्त करना चाहें उस श्रेणी के तो हम इस विधि के द्वारा अधिकतर यौगिकों को हम बना सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट।
अब इसके बाद अगर ये सजातीय श्रेणी के लक्षण को हमने पढ़ लिया तो हम IUPAC नेम के साथ हर सजातीय श्रेणी को देखेंगे। IUPAC नाम, IUPAC पद्धति क्या है, IUPAC पद्धति का जन्म क्यों हुआ? IUPAC पद्धति का जन्म इसलिए हुआ कि जब डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड की डिस्कवरी हुई तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नेम दिया गया, और जब डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नेम दिया गया तो कंपाउंड तो सेम था लेकिन डिफरेंट नेम होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में व्यवधान उत्पन्न होने लगा। और जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में व्यवधान उत्पन्न लगा तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन संघ सम्मेलन में इस बात का प्रावधान किया गया कि सारे जो भी कंपाउंड खोजे जा रहे हैं इनका एक इंटरनेशनल नेम रखा जाए, और उस इंटरनेशनल नेम से पूरे वर्ल्ड में लोग उस नाम से उस यौगिक को, उस कंपाउंड को जाने। तो इस तरह से IUPAC पद्धति बनाया गया। लेकिन समय के साथ में कुछ ऐसे भी यौगिक को खोजे गए जिनका व्यवहारिक जीवन में कोई खास उपयोग नहीं था, लेकिन उनको भी सम्मिलित कर दिया गया। नया नाम आया, अंतर्राष्ट्रीय रसायन संघ सम्मेलन का नया नेम चेंज हुआ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्रिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्रिस्ट। और एक एक सजातीय श्रेणी के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। IUPAC नामकरण पद्धति, या जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्रिस्ट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं प्रयुक्त रसायनज्ञ संघ पद्धति के द्वारा ये नाम डिफरेंट कंपाउंड के रखे गए। और किस तरह से सारे कंपाउंड के नेम अलग अलग हैं और उनका एक सिंपल फार्मूला हम सीखेंगे। सिंपल फार्मूला क्या है, जरा हम पहले श्रेणी की बात करते हैं। तो पहली सजातीय श्रेणी हम लेते हैं एल्केन श्रेणी। पहली श्रेणी है एल्केन श्रेणी या पैराफिन श्रेणी। पैराफिन श्रेणी, एल्केन श्रेणी या पैराफिन श्रेणी। एल्केन श्रेणी के जो भी सदस्य हैं इनका अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो इनका सामान्य सूत्र है इनका CnH2n+2, CnH2n+2। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी सजातीय श्रेणी होगी उसको एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एल्केन श्रेणी या पैराफिन श्रेणी के जो सदस्य हैं उनका केमिकल फार्मूला आयुकेन से सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। अब CnH2n+, जरा हम सदस्यों को बनाकर देखते हैं कैसे इनका क्या फार्मूला बनेगा और क्या इनका IUPAC पद्धति में नेम होगा। IUPAC नेम, IUPAC नेम अगर n बराबर हम यहाँ पर 1 रखें, n बराबर 1, तो जरा देखिए इस कार्बन तो 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा, n बराबर n, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी कि H4 हो जाएगा, H4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बनकर आया CH4। अब इसमें हम क्या खास चीज देखेंगे, अनुलग्न जोड़ते हैं। अनुलग्न, इनमें अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे, अनुलग्न हम क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न एन जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या से प्राप्त सदस्यों के पूर्व लग्न में हम एन जोड़ते हैं। इस फार्मूले के अनुसार जो सदस्य है CH4, इसमें एन जोड़ेंगे तो IUPAC में इसका नाम बनेगा मेथेन। मेथेन, तो ये हो गया मेथेन। दूसरा अगर n बराबर हम 2 रखें तो हमारे पास क्या बनेगा, n बराबर 2 यानी C2, 2 2 जा 4 + 2 6, यानी कि C2H6। कार्बन की संख्या 2 है तो मेथ के बाद एथ मीन्स लास्ट में n जोड़ेंगे यानी इथेन, इथेन हो जाएगा। और इसी तरह से अगर n बराबर हम 3 रखें तो C3H8 बन जाएगा और ये आपका बनेगा प्रोप, और एन जोड़ेंगे तो बनेगा प्रोपेन, प्रोपेन। और इसी तरह से अगर n बराबर हम 4 रखें तो हमारे पास C4
H10 बनेगा। और H10 कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट होगा, और ब्यूट का मतलब होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो इस तरह से IUPAC के अकॉर्डिंग ये हमने सजातीय श्रेणी एल्केन या पैराफिन श्रेणी के सदस्यों को कैसे नामकरण किया गया उसको हमने देख लिया। याद रखेंगे, एल्केन श्रेणी को पैराफिन श्रेणी कहते हैं। पैराफिन श्रेणी का मतलब इसलिए पैरा मीन्स होता है सक्रिय, यानी कि थोड़ा सा सक्रिय कंपाउंड होते हैं, और एफिन्स मीन्स सक्रिय हो गया। पैरा मीन्स होता है सम, कुछ सक्रिय कंपाउंड है इसमें एल्केन श्रेणी के अंतर्गत रखे गए, और इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या से निर्धारित संगत कार्बनिक कंपाउंड में लास्ट में हम पूर्व लग्न में एन जोड़ते हैं। पूर्व लग्न में एन जोड़ते हैं। सामान्य फार्मूला हमने CnH2n+2 देख लिया, और 1 by 1 1 2 3 रखकर हमने देखा IUPAC नेम में मेथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन हमें मिल गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी श्रेणी के एक समान सूत्र होते हैं, वो समान सूत्र हमने समझ लिया, और हर कंपाउंड को हमने यहाँ पे देख लिया कैसे नामकरण कर रहे हैं। इसी तरह से हम अगले पॉइंट में एक और श्रेणी की बात करते हैं, एल्किल समूह की। इसे नोट कर सकते हैं। दूसरा है एल्किल समूह, और इस एल्किल का सामान्य सूत्र यहां पर जहां पर +2 था यहां पर +1 हो जाएगा। एल्किल समूह में +1 हो जाएगा +2 की जगह। एल्किल समूह में क्या करेंगे, एल्किल समूह में हम अनुलग्न जो जोड़ेंगे वो YL जोड़ देंगे। जो अनुलग्न हमें मिलेगा वो YL जोड़ देंगे। अनुलग्न में कार्बन परमाणुओं की संख्या से निर्धारित पूर्व लग्न में YL या इल जोड़ देंगे। हिंदी में इल लिखते हैं, इल जोड़ते हैं। तो क्या हमने देखा, दूसरा ग्रुप है, दूसरा श्रेणी है एल्किल समूह, जिसमें हम कार्बन परमाणुओं की संख्या से निर्धारित पूर्व लग्न में YL या इल जोड़ते हैं। और इसका समान सूत्र क्या है हमारे पास, CnH2n+1। अब इसी में हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, बिल्कुल सेम नाम हम बनाते जाएंगे। अगर हम n बराबर 1 यहाँ पर रखें तो n बराबर 1 तो हमारे पास क्या मिलेगा, कार्बन की जगह 1 हो गया, 1 2 + 3 यानी CH3। पहला कंपाउंड जो हमें मिला वो मिला CH3, और कार्बन नंबर 1 है तो मेथ होगा, YL जोड़ेंगे तो इसका IUPAC नेम होगा मेथिल होगा। और फिर अगर हम n बराबर यहाँ पर 2 रखें तो कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 दूना 4 1 5 H5 हो जाएगा। और यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है तो मेथ के बाद एथ आएगा, और एथ में अगर हम जोड़ेंगे तो YL तो एथिल हो जाएगा। तो ये इसका नेम हो गया। और दूसरा n बराबर 3 रखते हैं तो C3 3 6 7 7 हो जाएगा। यानी कि कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपेन, यानी कि प्रोप में क्या हम जोड़ेंगे, YL, प्रोपिल हो गया। इसी तरह से n बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा, C4 और H9 क्या नाम बनेगा, ब्यूट बनेगा, और YL जोड़ेंगे तो ब्यूटिल। तो इस तरह से IUPAC नेम निर्धारण हमने एल्किल समूह में भी देखा। याद रखेंगे, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होगा। अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे। और इस तरह से हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लिया कैसे IUPAC नेम बना पा रहे हैं हम। बिल्कुल बहुत आसान है। इसी तरह से अगर हम समझते चलेंगे तो बिल्कुल सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट और देखते हैं एल्केन समूह को। नेक्स्ट है एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी,
और इसमें क्या जोड़ेंगे अनुलग्न में? इसके अनुलग्न में ईन जोड़ते हैं। इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n। CnH2n फार्मूला। अब जरा देखते हैं, नेम में n की वैल्यू हम पुट करते हैं इस फार्मूले में और नया नाम बनाते हैं। एक नया पॉइंट हमने मेंशन किया यहाँ पर, निरर्थक पद्धति। निरर्थक पद्धति मतलब याद, ये परिस्थिति जन्म रूप से जो यौगिक जो खोजे गए उनका वहां पर क्या नाम है, या दूसरा नाम के रूप में हम इसे जान सकते हैं। तो दूसरा नेम क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे। n बराबर 1 अगर रखें तो हमारे पास जो मिलेगा वो CH2 मिलेगा। ऐसा कोई यौगिक नहीं मिला हुआ। अब अगर n बराबर 2 रखें तो हमारे पास क्या आएगा? C2H4। C2H4 इसका नाम निरर्थक पद्धति में एथिलीन है। एथिलीन, C2H4 इसका नाम एथिलीन है। और अगर इसका IUPAC नेम डालें तो ईन जोड़ेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या से निर्धारित पूर्व लग्न में ईन जोड़ेंगे तो कार्बन की संख्या 2 है तो मेथ एथ, और जोड़ेंगे नाम तो आएगा एथीन, क्योंकि हमने इसके पूर्व लग्न में ईन जोड़ा है तो ये हमारा नाम बनेगा एथीन, और निरर्थक पद्धति में नेम एथिलीन होगा। नेक्स्ट n बराबर अगर हम 3 रखें तो क्या मिलेगा? C3 और H6 मिलेगा। C3H6 और C3H6 तो यानी ये क्या नाम होगा इसका? ब्यूटिलीन। निरर्थक पद्धति में जो नाम है वो है ब्यूटिलीन, और इसका IUPAC नाम देखें तो ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन हो गया। n बराबर 4 रखें तो C4H8 H8 आएगा, और नाम क्या होगा? प्रोपिलीन। निरर्थक पद्धति में नेम प्रोपिलीन होगा, और IUPAC में नेम होगा प्रोपीन। प्रोपीन प्रोपीन ये नाम याद रखेंगे। इसी तरह से जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे, कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, फार्मूले में रखते जाएंगे, न्यू कंपाउंड हमें मिलते जाएंगे, और हम इस तरह से उनका नामकरण कर सकते हैं। और एक खास बात हमें याद रखनी है, एल्कीन श्रेणी के जितने भी यौगिक होते हैं सब में खास बात क्या देखने को मिलेगी? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध देखने को मिलता है। कार्बन कार्बन परमाणु, इसे आप नोट कर सकते हैं, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक द्विबंध अवश्य उपस्थित होता है। एक द्विबंध अवश्य उपस्थित होता है, अवश्य उपस्थित होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। थोड़ा यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा फार्मूला नहीं बना पाया। कैसे आप जरा देखिए, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये है कार्बन, ये कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 4 हैं। ये है आपका H H H H। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक द्विबंध जरूर उपस्थित है एथीन में, और दूसरे में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी उपस्थित होगा कार्बन कार्बन के मध्य, यानी कि एक कार्बन ये हो गया, दूसरे कार्बन के मध्य में जरूर द्विबंध उपस्थित होगा। यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर ये हमारा फार्मूला बनता है। हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे आप हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन हमारा वैलेंस है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हमारे पास हाइड्रोजन भी हो गया, कार्बन भी संयुक्त हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। जितने भी आपको एल्कीन श्रेणी के दिखेंगे सब में एक द्विबंध जरूर उपस्थित मिलेगा, और इस तरह से आप इनका नामकरण कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ये हमारे पास तीसरा था, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और भी श्रेणी को लेकर के, उस श्रेणी में कैसे उनका नामकरण करते हैं इसके बारे में अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट श्रेणी के साथ।
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।